बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को देखेंगे वह है मांग एवं मांग का नियम। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने मांग का अर्थ देखा था, मांग के प्रकार। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो इसका आता है मांग सारणी या मांग तालिका। मांग सारणी या मांग तालिका किसे कहेंगे? किसी बाजार में एक निश्चित समय में, कोई सा भी बाजार होगा, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर या विभिन्न कीमतों पर किसी भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं की क्रमबद्ध तालिका यानी एक टेबल होगी, उसे अपन मांग सारणी कहेंगे। मतलब विभिन्न मूल्यों पर जो मांगी जाने वाली मात्राएं होती है उसको एक तालिका के रूप में क्रमबद्ध कर लीजिए, वह आपकी मांग सारणी कहलाएगी। मांग सारणी दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग सारणी और दूसरी होती है बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मांग सारणी किसे कहेंगे? यानी यह तालिका संभावित मूल्यों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं की सूची होती है या उसको बताते हैं, वह आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगी। दूसरा होता है बाजार मांग तालिका, बाजार मांग सारणी, यानी व्यक्तिगत मांग सारणी के योग को बाजार मांग सारणी कहते हैं। मतलब यदि अपन इंडिविजुअल जो भी आपकी मांग सारणी है उसका योग कर दीजिए तो आपकी बाजार मांग सारणी बन जाएगी। अब यदि व्यक्तिगत मांग सारणी को एक टेबल के द्वारा देखें तो यह आपकी डिमांड ऑफ एक्स यानी एक्स वस्तु की मांग मात्रा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ प्राइसेज है, जो प्राइसेज अपन ने ली है 1 2 3 4 5 आदि। फिर ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। मान लीजिए बाजार में 3 व्यक्ति है, उन तीनों की मांग जो एक्स वस्तु की होगी उसे किस प्रकार से होगी उसको देखते हैं। ए व्यक्ति जब 1 रुपये कीमत है तो मांगी जाने वाली मात्रा 5 है और 2 रुपये होने पर 4 हो जाएगी, 3 होने पर 3 हो जाएगी, 4 होने पर 2 हो जाएगी। यानी ठीक इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, जब किसी भी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इसलिए किसी भी वस्तु की जो कीमत होगी उसको उसकी कीमत जो है वो सीमांत उपयोगिता के बराबर दी जाएगी, तो कीमतों में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्राओं में कमी होगी। फिर बी व्यक्ति जैसे 1 रुपये की कीमत है 6 5 4 3 2, इस प्रकार से ये घटते हुए क्रम में होगा। ठीक उसी प्रकार सी व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही होगा कि एक व्यक्ति 7 6 5 4 3 है। अब यदि मांग सारणी बाजार मांग सारणी को देखा जाता है तो बाजार मांग सारणी में कीमत जो होगी 1 2 3 4 है। अब डिमांड ऑफ एक्स जो है वह इन तीनों व्यक्तियों द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है उनको योग कर दीजिए। मान लीजिए बाजार में 3 ही व्यक्ति है, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा जो वस्तु क्रय की जा रही है उन क्रय की गई वस्तु को अपन अगर जोड़ देते हैं तो 5 + 6 + 7 ये 18 हो जाता है। ऐसे 4 5 और 6 इन तीनों को जोड़ो तो 15 हो जाता है। तो बाजार में 1 2 3 4 5 जो कीमत है यानी कीमतें बढ़ते हुए क्रम में होगी और बाजार मांग सारणी घटते हुए क्रम में होगी। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा। देखिए डिमांड कर्व यदि मांग तालिका को यदि रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो जो वक्र प्राप्त होगा वह आपका बाजार मांग वक्र या मांग वक्र कहलाएगा। व्यक्तिगत मांग सारणी को यदि अपन देखें उससे अगर कोई कर्व बनेगा तो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा, और यदि बाजार मांग सारणी के द्वारा देखेंगे तो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। यानी मांग तालिकाओं को एक रेखा चित्र के रूप में जो प्रदर्शित कर दिया जाए तो जो प्राप्त होने वाला वक्र होगा वह आपका मांग वक्र होगा, अर्थात इसे डिमांड कर्व कहेंगे। अब अगला पार्ट आता है आपका मांग का नियम क्या होगा, उसको देखिए। मांग का नियम का मतलब आपका होता है, जैसे कि अपन ने पहले देखा था कि मांग का नियम किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नियम को जब अपन पढ़ते हैं तो ये एक चीज़ जो अपन लिखते हैं अन्य बातें समान रहने पर, तो उस चीज़ को यहाँ पर भी लिखेंगे कि मांग के नियम अन्य बातें समान रहेगी। मीन्स मांग का नियम आपका क्या होगा, देखिए मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड नियम।
तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो अन्य बातें समान रहने पर मीन्स अन्य बातें इसमें भी समान होगी, मीन्स कुछ जो चीज़ें हैं वह आपकी स्थिर रहती है तब ही यह नियम लागू होगा, अन्यथा नियम लागू नहीं होने होता। रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। मीन्स मांग वक्र ये कहता है कि अन्य बातें समान हैं तो कोई सी भी वस्तु की कीमत है और मांगी जाने वाली मात्रा है उसके बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करेंगे। मीन्स आपका यदि अपन यहाँ प्राइस ऑफ एक्स को देखें और यहाँ अगर डिमांड ऑफ एक्स को देखा जाए तो कीमत में यदि वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी, यदि कीमत में कमी होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। मीन्स इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वह आपका विपरीत संबंध होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी और दूसरा बढ़ेगा तो एक में कमी होगी। तो अपन ने आगे देखा था अन्य बातें समान रहने पर, तो इस अन्य बातें समान रहने का मीनिंग क्या होगा उसको देखिए। मीनिंग इसका क्या होगा, अन्य बातें समान रहने से आशय कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसकी एजम्पशंस क्या होगी, इसकी मान्यताएं क्या होगी। तो उन मान्यताओं को देखिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की जो इनकम होगी वह आपकी स्थिर रहेगी। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। जिस वस्तु का अपन उपभोग कर रहे हैं वस्तु का मूल्य आपका स्थिर रहेगा, उपभोग की जाने वाली वस्तु का मूल्य जो है वह स्थिर रहेगा। फिर है अन्य वस्तुओं का जो मूल्य होगा, अन्य वस्तुओं का मूल्य की कीमत स्थिर रहती है। फिर उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदतें आदि स्थिर रहती है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आता है वस्तु विशेष की किस्म समान होती है। वस्तु विशेष जो है उसकी किस्म यानी क्वालिटी समान रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर वस्तु की प्रकृति जो है, प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक नहीं होनी चाहिए। यदि प्रतिष्ठा सूचक है तब यह नियम लागू नहीं होता है। तो वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मांग के नियम के ऊपर लागू होती है। अब आता है आपका मांग के नियम की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे उसको देखिए। तो है मांग के नियम की व्याख्या कहें इसे, या दूसरे शब्दों में कहें मांग वक्र बाएं से दाईं ओर जो नीचे गिरता हुआ होता है वह आपका क्यों होगा, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ क्यों होता है। तो मांग के नियम की व्याख्या अगर अपन देखें तो व्याख्या किस प्रकार से करेंगे उसको देखिए। मीन्स मांग वक्र जो है, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होता है, अब ये क्यों होता है उसके पीछे क्या रीजन है उसको अपन देखते हैं। तो मांग का नियम जो होता है वो मांग सारणी पर आधारित होता है। मीन्स किसी भी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध होगा। तो यदि इस विपरीत संबंध को यदि अपन देखें तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए टेबल में अपन देखा प्राइस ऑफ एक्स है, ये आपका डिमांड ऑफ एक्स है। प्राइस अगर आपकी बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा जो है वह आपकी घटती हुई होगी। मीन्स 5, 4, 3, 2, 1। यदि इसको एक रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो जो आपका जो डायग्राम बनेगा वह डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यानी ये ओ एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, इस पर प्राइस ऑफ एक्स को मापते हैं, इस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स को मापा जाता है।
और यदि इससे एक रेखा चित्र बनाए तो आपका इस प्रकार से बनेगा, जो डी एक्स डिमांड कर्व होगा। तो इस पर विभिन्न बिंदु अपन देख सकते हैं, यानी यहाँ P1 प्राइस है, P2 प्राइस है, यहाँ X1 है और X2 है। मीन्स कीमत में यदि कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी, और कीमत में यदि वापस वृद्धि हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी। यह विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। यह नियम लागू क्यों होता है, उस लागू होने के पीछे जो कारण हैं उस कारणों को देख लीजिए कि लागू होने के कारण क्या क्या होंगे, उनको देखें। यानी मांग वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ क्यों होता है, तो नियम लागू होने के कारण यानी मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होगा, उसको देखिए। सबसे पहले जो इसका कारण है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। यानी अपन ने इससे पहले पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है किसी भी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का यदि प्रयोग करते जाते हैं तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में मिलेगी, इसलिए मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होगा। फिर दूसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब आपका होता है यदि एक वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाती है तो दूसरी उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाएगी, अर्थात उसकी प्रतिस्थापन वस्तु का प्रभाव भी किसी भी वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा पर पड़ेगा, तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। फिर तीसरा है आय प्रभाव के कारण से। यदि उपभोक्ता की आय में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी इनकम में वृद्धि हो जाती है, तो वो पहले से अच्छी क्वालिटी की वस्तु काम में लेना चाहेगा, तो इसलिए भी मांग वक्र है बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। फिर आपका आता है कम कीमत पर। यदि कम कीमत है पर नए क्रेता आकर्षित हो जाएंगे, कम कीमत पर नए क्रेता आकर्षित। यानी यदि इसकी कीमतों में कमी हो जाती है तो जो क्रेता है वह आपके बढ़ जाएंगे, इस कारण से भी मांग का नियम लागू होता है। फिर आता है मांग के नियम के बहुत सारे अपवाद अपन ने देखे हैं, यानी ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर है मांग का नियम लागू नहीं होना, अर्थात यह बाएं से दाईं ओर गिरता नहीं होकर के ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण होंगे। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशंका मीन्स यदि अपने को ये लगता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी, तब भी मांग का नियम आपका लागू नहीं होगा, अर्थात कीमतें यदि बढ़ रही है फिर भी उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। फिर है दुर्लभ, प्रतिष्ठा सूचक एवं मूल्यवान वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए आपकी कोई वस्तु दुर्लभ है तो उसकी कीमतों में वृद्धि होगी, फिर भी इसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी, और कीमत में यदि कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में भी कमी हो जाएगी। यदि वस्तु प्रतिष्ठा सूचक है तो उसमें भी जैसे जैसे आप कीमत में वृद्धि करेंगे मांगी जाने वाली मात्रा में, चूँकि कीमतें प्रतिष्ठा का सूचक होती है इसलिए इसमें वृद्धि होती है। फिर आता है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास का मतलब आपका होता है विरोधाभास। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो मांग के नियम का अपवाद होती है, अर्थात ये अत्यंत ही घटिया किस्म की वस्तुएं होती है जिनकी कीमतों में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे मांगी जाने वाली मात्रा में उतनी वृद्धि होगी, और कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में भी कमी होगी। अज्ञानता एवं भ्रम की स्थिति। अज्ञानता एवं भ्रम की स्थिति यानी यह अपनी अज्ञानता है कि जो वस्तु महंगी होगी वह वस्तु अच्छी होती है, और जो वस्तु सस्ती होती है वह वस्तु घटिया या निकृष्ट होती है, इस कारण से भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर लास्ट है यदि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु है, जीवन की
अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु, यानी यदि वस्तुएं ऐसी है जिसका उपयोग किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, जो जीवन रक्षक है, उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके साथ ही मांग का नियम समाप्त होता है। धन्यवाद।